हेलो माय रॉक स्टार्स। आज हम इस वीडियो में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन चैप्टर को अच्छे से समझेंगे विद हेल्प ऑफ माइंड मैप। स्टार्टिंग विद द चैप्टर वेटेज, मतलब इस चैप्टर से नीट एग्जाम के लिए कितना क्वेश्चंस आ सकता है। सो इट्स अ लो वेटेज टू मीडियम वेटेज चैप्टर, मतलब इस चैप्टर से अराउंड 1 to 2 क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में आ सकता है। सो एज अ नेम से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हम अलग अलग तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो what are the different excretory products that we are able to see in different animals? यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स को हम एक्सक्रीट करते हैं, वाटर को हम एक्सक्रीट करते हैं, विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड कॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इंजेक्शन और बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ओके, सो तीन तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। whichever organism which produce one type of nitrogenous waste in large amount, उसके हिसाब से we have got the name for those animals. So there are three types of animals: ammonotelic animal, ureotelic animal, ureotelic animals, uricotelic animals. Ammonotelic animals are the animals which produce ammonia in large amount, and ammonia is the most toxic excretory nitrogenous waste. So इसीलिए aquatic animals जो है क्या कहते हैं, ये जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स, एक्वाटिक एम्फिबियंस, इवन बोनी फिशेस विच लिव इन फ्रेश वाटर, ये सारा अमोनिया को एक्सक्रीट करता है. अमोनिया वुड बी गोइंग आउट ऑफ द बॉडी बाय द गिल्स और द बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन. यूरिया इज मॉडरेट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एंड दिस इज बीन एक्सक्रीटेड बाय marine fishes and we mammals, terrestrial amphibians. And ammonia, which is being produced in the animals here, will be first converted into यूरिया. ओके, मतलब हमारे बॉडी में अमोनिया है, लेकिन दैट अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन यूरिया साइकिल इन द लिवर, which is also called as ornithine cycle, and that urea will be later filtered from the blood in the kidney. And last type of nitrogenous waste is uric acid, which is least toxic, hence it is being produced, excreted out by the terrestrial animals जैसे reptiles, birds, insects, ये सारा, even land snails, ये सारा uric acid को ज़्यादा amount में excrete करते हैं. And here the excretory material is going to be in the form of paste or pellet to conserve the excess loss of water. ये हो गया अलग अलग तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में. एंड अभी पढ़ेंगे कैसे हम ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे. सो बेसिकली एज यूजुअल इन लाइक हर एक ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर का स्टार्टिंग में देखो तो आपको फर्स्ट अलग अलग एनिमल्स में कैसे फिजियोलॉजी होता है ये देखने के लिए मिलेगा. सो यहाँ भी हम फर्स्ट देखेंगे अलग अलग excretory organs which we get to see in different animals. So starting with the invertebrates. So most of the invertebrates will be having simpler tubular forms of excretory structures. Protonephridia flame cells will be seen in Planaria, Rotifers, Annelida and Amphioxus. Or Nephridia is found in annelids like earthworm. Or Malpighian tubules is seen in insects like cockroaches. Green gland, also called as antennal gland, is seen in prawns, that is crustaceans. So ये तो हमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि एनिमल किंगडम में बहुत सारी चीज़ें यहाँ का जो चीज़ें है वो वहाँ कवर हो गया था. एंड वी वर्टिब्रेट्स विल बी हैविंग कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज किडनी. सो अभी पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, दैट इज अबाउट ह्यूमंस में कैसे एक्सक्रीशन होता है. सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विल बी कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर एंड वन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. And the main excretory structure here is kidney, which is having around million of uriniferous tubules, that is also called as nephron. So first हम kidney के बारे में थोड़ा देखेंगे, human kidney के बारे में, which is going to be bean shaped, and the location of human kidney is going to be it is present between the last thoracic and third lumbar vertebrae. Length is 10 to 12 centimeter, width is going to be 5 to 7 centimeter, and thickness is going to be 2 to 3 centimeter. And kidney is being divided into outer region and inner region. Outer region is called as cortex, inner region is called as medulla. Outermost region, cortex, has been covered by capsule. Okay, and kidney के अंदर veins जाता है, arteries जाता है, नर्व्स रहता है, एंड यूरेटर आल्सो वुड बी कमिंग आउट ऑफ द किडनी, राइट. सो ये जो जगह है जहाँ सारी चीज़ें जाता है, इसको हम हाइलम कहते हैं, विच इज़ अ नॉच विच इज़ प्रेजेंट टवर्ड्स द कॉन्केव सर्फेस ऑफ द किडनी. फिर इसके बाद आता है रीनल पेल्विस, विच इज़ फनल शेप्ड. फिर इसके बाद आता है यहाँ जो दिख रही है, दैट इज रीनल कैलाइसिस. कैलिक्स इज सिंगुलर, कैलाइसिस इज प्लूरल, एंड दैट विल बी गिविंग राइज टू रीनल pyramid, also called as medullary pyramid, because here this pyramid like structure is present in the medulla region, hence the name medullary pyramid. And it is between the medullary pyramid and the cortex we will be able to see different part of nephron getting distributed. Okay,
और ये जो है ये हो गया रीनल पिरामिड, लेकिन इसके बीच में आपको थोड़ा बहुत कॉर्टेक्स देखने के लिए मिलेगा। ओके, बाहर तो है ही कॉर्टेक्स, लेकिन बिटवीन द बिटवीन द रीनल पिरामिड एज वेल वी विल बी एबल टू सी सम रीजन ऑफ कॉर्टेक्स। इसको हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टनाई। ओके, also called as renal column. So ये हो गया हमारा किडनी के बारे में. So now we will be studying the structural functional unit of kidney, that is about nephron. So nephron mainly has got two parts, that is renal corpuscles, which is having glomerulus mainly, and the tubules. So basically nephron has got mainly two parts, that is glomerulus and tubules. Okay, glomerulus क्या होता है? Glomerulus is stuffed of capillaries which we will be able to see in the starting of the nephron. बोमन्स कैप्सूल के अंदर ऐसे एनकैप्सुलेटेड बोमन्स कैप्सूल होता है ना, उसके अंदर आपको बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज देखने के लिए मिलेगा, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. यहाँ इफरेंट एफरेंट आर्टेरियोल होता है. ए फॉर एप्पल, एफरेंट आर्टेरियोल विल बी ट्रांसपोर्टिंग द ब्लड towards the nephron, whereas efferent arteriole will be transporting the blood away from the nephron. और ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी में. फिर ट्यूब्यूल्स में अलग अलग तरह का ट्यूब्यूल्स है. द फर्स्ट ट्यूब्यूल दैट वी आर गोइंग टू सी इज बोमन्स कैप्सूल, व्हिच इज डबल वॉल्ड, and it will be taking the blood from the efferent arteriole. Actually glomerulus will be taking, glomerulus से जो blood आया है, मतलब efferent arteriole, A for apple, efferent arteriole के थ्रू जो blood आया है वो आगे जाता है बोमन्स कैप्सूल. ये भी कॉर्टेक्स में होता है. फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन, फर्स्ट ट्विस्टेड स्ट्रक्चर दैट यू आर एबल टू सी इन नेफ्रॉन, दैट इज PCT, proximal convoluted tubule. It's highly coiled network. They are also present in cortex. इसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले. दो पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. जो नीचे जो जाता है फर्स्ट पार्ट, दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. फिर नेक्स्ट पार्ट आता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, विच विल बी गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप. Okay, which is hairpin loop like structure. फिर इसके बाद आता है last twisted structure which you get to see in the nephron, that is DCT, distal convoluted tubule, which is also highly coiled structure, and they all are present in cortex except loop of Henle. Loop of Henle is present in cortex region. फिर last part जो है, that is collecting duct, which will be collecting the what is it, urine filtrate lastly from the different DCTs. ये दोनों मतलब कॉर्टेक्स में भी होता है, मिडुला में, दोनों जगह में डिस्ट्रीब्यूट होता है. एंड अल्टीमेटली द kidney which is being collected by the urine which is being collected by the collecting duct will be transported to the next part, that is renal pyramid के थ्रू जाके कैलाइसिस, renal pelvis, हाइलम के थ्रू ऐसे यूरेटर के अंदर जाता है. ओके, सो बेसिकली आवर nephron is present like this. Okay, so that is about different parts of nephron. अभी देखेंगे मतलब जो भी हमने अभी तक पढ़ा पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, इसके अलावा भी कुछ कुछ पार्ट्स होता है. मेनली देयर आर सम कैपिलरीज. ओके, सो द वेरी फर्स्ट कैपिलरी व्हिच वी आर गोइंग टू सी इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी. एज द नेम से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, दे आर द कैपिलरीज, that is they are nothing but efferent arteriole, मतलब ग्लोमेरुलस से बाहर जो आया है efferent arteriole, E for exit efferent arteriole, वो आगे नीचे निकल के it will be surrounding the tubules, that is PCT, DCT, all these things, and these capillaries hence are called as peritubular capillary. Peri matlab surrounding, so they actually surround the tubules of the nephron. Okay, so efferent arteriole from glomerulus forms capillary around the tubules and forms peritubular capillary. यही जो peritubular capillary जो है ये loop of Henle के नीचे जाता है, मतलब it will be surrounding the loop of Henle as well. Actually it will be going parallel to the loop of Henle, and this structure is called as vasa recta. Okay, दो तरह का नेफ्रॉन होता है, that is cortical nephron and juxtamedullary nephron. Cortical nephron or the nephron which is present mostly in the cortex region, and they have got short loop of Henle, and our majority of mammalian nephron is going to be cortical nephron. And यहाँ आपको vasa recta दिखने के लिए कम मिलता है, either reduced vasa recta होता है वरना vasa recta ही नहीं होता. And next type of nephron is going to be juxtamedullary nephron. In these nephrons we'll be able to see longer loop of Henle. मतलब यहाँ loop of Henle जो है they will be diving deep into the medulla, and they are found less in humans. जो भी एनिमल्स डेजर्ट में होता है, जहाँ ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन का ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसे वाला बॉडी में, ऐसे वाला ऑर्गेनिजम्स में juxtamedullary नेफ्रॉन होता है. एंड वासा रेक्टा यहाँ होता है बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी लॉन्गर लूप ऑफ Henle, हेंस वेरी गुड नंबर ऑफ वासा रेक्टा इज गोइंग टू बी प्रेजेंट.
सो ये हो गया हमारा अलग अलग तरह का नेफ्रॉन्स के बारे में. अभी देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, their function, their structure in detail. The very first part of the nephron that we are going to see is renal corpuscles, which is made up of glomerulus and Bowman's capsule, and they are present in cortex. So glomerulus के बारे में already देखा है. It is a tuft of capillaries formed by efferent arteriole, which is nothing but the fine branch of renal artery, है ना. Bowman's capsule जो है, which is double walled, यहाँ आपको स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स देखने के लिए मिलेगा इन द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ वुमेन्स कैप्सूल कॉल्ड एज पोडोसाइट्स. और ये जो पोडोसाइट्स जो है, नाम में ही मतलब समझ आ रही है क्या है ये पोडोसाइट. पोडो मतलब फिंगर लाइक, साइट मतलब सेल. बेसिकली दे आर फिंगर लाइक, फीट लाइक cells which will be arranged in such a way that they can produce or they can form a filtration slit or slit pore, and this is very important for ultrafiltration of the blood during urine formation. फिर नेक्स्ट पार्ट आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यहाँ आपको ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने के लिए मिलेगा. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद अ ब्रश बॉर्डर. क्यों ब्रश बॉर्डर होना चाहिए? दैट विल बी हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. बेसिकली पीसीटी विल बी हेल्पिंग इन एब्जॉर्प्शन एंड सिलेक्टिव सेक्रेशन. एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है? जो ये फिल्ट्रेट जा रही है पीसीटी के ल्यूमेन के अंदर, यहाँ बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, पानी, बहुत सारी चीज़ें विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी हो सकता है. सो ये जो फिल्ट्रेट से ये सारा पानी हो गया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को वापस हमारा बॉडी फ्लूइड के अंदर हमें लेना चाहिए. इसको हम रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं. सो यहाँ सारा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, पानी है, बाइकार्बोनेट, ये सारा यहाँ रीअब्जॉर्ब होता है. एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन भी होता है. इसका मतलब क्या है? हमारा बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में जो अमोनिया हो गया, ज़्यादा हाइड्रोजन आयॉन्स जो हो गया, ये सारा फिल्ट्रेट के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा अमोनिया नहीं चाहिए, ज़्यादा हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं चाहिए. इसके वजह से सेक्रेशन भी हो रही है. मतलब ये जो चीज़ें हैं, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन आयॉन्स, दे विल बी एंटरिंग बैक इनटू द फिल्ट्रेट बाय द बॉडी फ्लूइड. इसको हम सेलेक्टिव सेक्रेशन कहते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ द सेलेक्टिव सेक्रेशन what happens, pH मेंटेनेंस होता है, आयोनिक बैलेंस भी होता है अच्छे से. नेक्स्ट पार्ट इज लूप ऑफ हेनले, विच इज हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ दो पार्ट होता है, दैट इज DLOH, ALOH. DLOH is descending limb of loop of Henle, which is permeable only to water. It doesn't permit any electrolyte, and they will be causing passive transportation of water. दूसरा पार्ट होता है ascending limb of loop of Henle, which will be going up, hence the name ascending limb of loop of Henle. यहाँ दो पार्ट होता है, thin and thick सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. जो थिक सेगमेंट होता है, यहाँ आपको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स देखने के लिए मिलेगा. whereas thin segment में पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है. वैसे क्या यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज परमिएबल ओनली टू इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हिच मींस दे आर नॉट परमिटिंग एनी वाटर. सो यहाँ आपको पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ NaCl देखने के लिए मिलेगा. इन थिन सेगमेंट, थिक सेगमेंट में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ATP. एंड ALOH विल बी हेंस हेल्पिंग इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. बेसिकली डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दे आर कॉजिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना. लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है, दिस वन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है, ऊपर जो जा रही है, they will be letting electrolyte, that is NaCl, to enter into medullary interstitial fluid. और इसकी वजह से medullary interstitial fluid में जो fluid है उसका concentration high रहता है, because of the letting NaCl go out from ascending limb of loop of Henle. Whereas descending limb of loop of Henle क्या करता है? They will be letting water out, so hence they will be causing for reabsorption of water. Letting the things out into the fluid of the body is called as reabsorption, है ना. सो ये हो गया हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में. अभी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट DCT स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. DCT इज वेरी सिमिलर टू PCT, नाम में भी है ऐसे क्लोजनेस, है ना. सो DCT विल बी आल्सो कॉजिंग फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर, लेकिन ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन दिखाता है. दैट इज द कंडीशन ओवर हियर इज ओनली इफ द aldosterone hormone acts upon DCT, reabsorption of sodium and water can happen. और ये भी reabsorption of bicarbonate को दिखाता है. and they will be also causing secretion of hydrogen, potassium and ammonia. मतलब यहाँ additional material जो है वो secrete हो रही है, that is potassium with respect to the PCT. And function of the secretion is it will be helping in maintenance of pH, ionic balance, specifically sodium potassium balance of the body fluid को
DCT देखता है. And the last part is collecting duct, which will be extending right from the cortex and they will be also entering to medulla. बाकी जो पार्ट था सारा कॉर्टेक्स में ही था, एक्सेप्ट लूप ऑफ फिनले प्रेजेंट ओनली इन मेडुला, है ना. अभी ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये सहारा जगह होता है. सो यहाँ भी आपको रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखने के लिए मिलेगा. आल्सो इट विल बी हेल्पिंग इन सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम. And the function of this reabsorption and secretion is it will be helping in maintenance of pH, ionic balance, osmotic क्या है, ionic balance हो गया या pH balance भी दिखाता है. And also additional काम है यूरिया का, that collecting duct का, that is it will be letting urea to enter into medullary interstitial fluid. So it is another part of the nephron which will be maintaining the high osmolarity, मतलब high concentration of medulla का fluid. So medulla का fluid high concentration में होता है. So as in when you go to deeper to the medulla part of the kidney, concentration of the medullary interstitial fluid is going to be high because of the urea and NaCl. यूरिया को कौन डाल रहे हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट. NaCl को कौन डाल रहे हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, दैट इज लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. सो ये हो गया हमारा डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और उसके फंक्शन स्ट्रक्चर के बारे में. अभी देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में. सो यूरिन विल बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 3 स्टेप्स, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, tubular reabsorption and tubular secretion. Ultrafiltration में क्या होता है, which is also called as glomerular filtration. So as the name say glomerular filtration, यहाँ क्यों नाम है glomerular filtration? Though the structure which is involved over here is Bowman's capsule and glomerulus, लेकिन हम बोलते हैं सिर्फ glomerular filtration. क्यों? क्योंकि यहाँ जो efferent arteriole के अंदर blood होता है ना, it is because of that blood pressure filtration is going to happen. Hence the name glomerular filtration. अभी ये filtration को हम ultrafiltration क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो Bowman's capsule and glomerulus जो है ना, so ये दोनों structure के बीच में total 3 membranes होता है. One membrane is of the membrane of the glomerulus itself, that is glomerular capillary का membrane, that is endothelium membrane. और उसके बाद बोमन्स कैप्सूल का मेम्ब्रेन होना चाहिए, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है विच इज नॉन सेलुलर. फिर इसके बाद होता है बोमन्स कैप्सूल का अपना मेम्ब्रेन विच इज एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली, एंड दे हैव गॉट पोडोसाइट्स विच विल बी फॉर्मिंग द स्लिट पोर. सो ये तीनों मेम्ब्रेन्स के साथ एक यूनिट बन जाता है और इसके थ्रू हमारा ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो ब्लड जा रहा था ना, सो ये तीनों मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये ब्लड जाता है और इसके वजह से अच्छे से ब्लड फिल्टर होता है. प्लाज्मा लाइक फ्लूइड विच माइट नॉट हैव अ लार्जर प्रोटीन सेल्स, सो ऐसा वाला फ्लूइड जो है इसको अभी हम फिल्ट्रेट बोलते हैं. ओके, सो इस ऐसे अच्छे से फिल्ट्रेशन हो रहे हैं यहाँ, इसलिए हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं. एंड कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है? सो इन अ मिनट अराउंड 1100 to 1200 ml ऑफ फिल्ट्रेट विल बी प्रोड्यूस्ड, विच मीन्स 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट विल बी एंटरिंग इनटू द किडनी, क्योंकि 5000 ml was cardiac output and here around 1000 ml is the filtrate, which means 1/5 of the total cardiac output का volume जो है वो किडनी के अंदर जा रहा है. ओके, एंड अराउंड देखो this is the okay, actually I have told in the other way around. 1200 to 1200 ml is not the filtrate, it is the amount of blood which is getting filtered. थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ बातों को. ओके, टोटल कार्डियक आउटपुट वॉल्यूम कितना है, मतलब कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वेंट्रिकल से बाहर आ रही है इन अ मिनट, दैट इज 5000 ml. और कितना किडनी के अंदर जा रही है, that is around 1100 to 1200 ml. That is around 1200 to 1200 ml is the volume of blood which enters into the kidney for filtration. Okay, which is getting filtered. अभी filtrate कितना produce हो रही है, that is going to be 125 ml per minute, which means 180 liters of filtrate is getting produced in a day. लेकिन हम excrete कर रहे हैं सिर्फ 1 to 2 liters of urine, मतलब 99% of the filtrate is going to retain in our body and we will be losing only 1 to 2 liters of urine out of this filtrate. मतलब हमारा body में, हमारा kidney में बहुत सारा reabsorption हो रही है. So the next step of urine formation is reabsorption, that is 99% of the filtrate is going to get reabsorbed.
ओके, रीएब्जॉर्ब दो तरह से होता है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव तरीके से. एक्टिव इन द सेंस विद द हेल्प ऑफ एटीपी, सोडियम ग्लूकोज अमीनो एसिड्स विल बी गेटिंग रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन पीसीटी डीसीटी. एंड पैसिव फिल्ट्रेशन मतलब क्या है, सॉरी पैसिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, दैट इज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट विल बी रीएब्जॉर्ब्ड. Also lot of things will be secreted back into the filtrate, और इसको हम बोलते हैं tubular secretion, which is the third step of urine formation. Excess of hydrogen, potassium ion, ammonia जो हमारा बॉडी फ्लूइड में होता है वो जाके फिल्ट्रेट के अंदर घुस जाता है. And this is very important step because it is going to maintain ionic balance and acid base balance. And यहाँ हमारा urine formation का जो process है ये खत्म हो गया. So now let's understand the concentration of like concentrating the urine. हाँ, यूरिन फॉर्मेशन हो रही है लेकिन अच्छे से हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेट होके, फिल्ट्रेट जो है ये अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके बाहर जा रही है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द mechanism of concentrating the filtrate or urine with the help of the mechanism called as counter current mechanism. So यहाँ counter current mechanism सारा mammals में होना चाहिए. एंड यहाँ दो स्ट्रक्चर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा. एंड दो सोल्यूट काम आता है, दैट इज यूरिया एंड NaCl, विच इज एक्चुअली गोइंग टू मेंटेन हाई मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स का ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है. सो इफ यू लुक एट द मेडुला, एज एंड व्हेन यू गो डीपर टू द मेडुला, यू विल बी एबल टू सी मोर कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट. स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द मेडुला में 300 मिली ऑस्मो पर लीटर होता है कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद 600 900 लास्ट में एट द एंड ऑफ द एट द सेंट्रल व्हाट डू वी से सेंटर मोस्ट और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द मिडल यू आर एबल टू सी अराउंड 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर, विच इज गोइंग टू बी द ऑस्मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. एंड दिस हाई मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज बिकॉज ऑफ दिस टू सोल्यूट. ओके, हमें ऑलरेडी पता है हमारा जो हेनलेस लूप है इसका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है DLOH, they are permeable only to water. Okay, and since their outer surrounding is going to be of higher osmolarity, that is as in when we go down to the medulla, concentration is going to be high, है ना. So to make their filtrate highly concentrated, they will be letting their water out. इसीलिए descending limb of loop of Henle is going to be permeable, or it will be letting only water out from them. फिर ascending limb of loop of Henle जो है ALOH, ascending part, they will be letting NaCl out only, that is they are permeable to only NaCl. क्यों? क्योंकि यही उल्टा करो, as in when you go up from the medulla, the concentration is going to be low to high है ना. So यहाँ high होता है, ऊपर low होता है. So to reduce the concentration of the filtrate to match the surrounding, यहाँ जो फिल्ट्रेट होता है लूप ऑफ हेनले में, they will be letting the NaCl to go out to reduce the concentration. Okay, लेकिन हमारा जो वासा रेक्टा जो है, which would be surrounding our Henle's loop and which are actually present anti-parallel to the Henle's loop. मतलब यहाँ देखो, Henle's loop के बारे में हमने देखा, फर्स्ट पार्ट नीचे जा रही है, दूसरा पार्ट ऊपर जा रही है. यहाँ वासा रेक्टा देखो, फर्स्ट पार्ट ऊपर जा रही है, नेक्स्ट पार्ट नीचे जा रही है. सो वासा रेक्टा विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम उल्टा डायरेक्शन. फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी ascending limb of वासा रेक्टा. ओके, ascending limb of वासा रेक्टा. नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी descending limb of वासा रेक्टा. सो टू मैच द सराउंडिंग एनवायरमेंट, जो ये पार्ट है ना ascending part, they will be taking water inside, letting NaCl out. Descending limb of vasa recta will do ulta function, they will be letting water out, taking NaCl inside. Okay, ये थोड़ा बेसिक्स हो गया. अभी देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्चुअली कैसे होता है. So normally Henle's loop जो है which will be transporting the filtrate, they will be transporting the filtrate, but जैसे ही ये जो descending limb आ गया उस टाइम ये क्या करते हैं, they will be letting their water go out. फिर ascending limb में they will be letting NaCl to go out. फिर यही जो फिल्ट्रेट जो है अभी एप्ट परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है. अभी ये फिल्ट्रेट का ज्यादा पानी भी नहीं होता, इसमें ज्यादा सोल्यूट भी नहीं होता. ये कलेक्टिंग डक्ट में नीचे जाएगा आगे, यही जो फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले से डीसीटी जाएगा, डीसीटी से आगे कलेक्टिंग डक्ट जाएगा. कलेक्टिंग डक्ट डायरेक्शन देखो नीचे से ऊपर, मतलब देयर फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन शुड बी आल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट नीचे ही जाता है ना.
मेडुलरी पिरामिड से आगे कैलाइसिस, रिनल पेल्विस, हाइलम ऐसे नीचे नीचे जाता है. सो हेंस कलेक्टिंग डक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी ज्यादा होना चाहिए. सो दे विल बी आल्सो लेटिंग वाटर टू गो आउट फ्रॉम देम टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो इसके अलावा हमें दूसरा चीज पता है, कलेक्टिंग डक्ट विल बी releasing some excess of urea outside into the medullary interstitial fluid to maintain high medullary interstitial fluids concentration. मतलब NaCl and urea जो है, it is this two molecules solute which will be maintaining this high concentration and this concentration gradient. Okay, अभी ये जो फिल्ट्रेट जो है वो गया, लेकिन वासरेक्टा में क्या हो रही है? सो फर्स्ट पार्ट ऑफ वासरेक्टा इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासरेक्टा. NaCl जो असेंडिंग लिम्ब से बाहर आ रहा था, अभी हमारा ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासरेक्टा ये NaCl को कलेक्ट करता है. ओके, क्यों? क्योंकि एज एंड व्हेन द वासरेक्टा इज गोइंग डाउन देयर concentration should be increased. Also it is letting water outside to make sure that its concentration is high, है ना. सो अभी कॉन्सेंट्रेटेड जो फिल्ट्रेट मतलब ये जो ब्लड जो है वासरेक्टा में, डिसेंडिंग लिंग पार्ट ऑफ वासरेक्टा में, वो आगे जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासरेक्टा. और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासरेक्टा कैसे जा रही है? नीचे से ऊपर जा रही है. मतलब क्या हो गया? नीचे से ऊपर मतलब हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया. सो दे हैव टू लेट NaCl आउट एंड टेक वाटर इनसाइड देम. सो इसीलिए क्या हो रही है? फाइनली NCERT में एक लाइन है, फाइनली NaCl will be returned into the medullary interstitial fluid by ascending limb of vasa recta. ascending limb of vasa recta जो है, ascending limb of vasa recta जो है, it is this ascending limb of vasa recta which will be finally letting NaCl, finally releasing back their NaCl out into the medullary interstitial fluid. So ये हो गया काउंटर करंट मैकेनिज्म. अभी इसका फायदा क्या है? जो भी फिल्ट्रेट यहाँ जा रही है थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट, it would be of the best concentration. ज्यादा पानी नहीं होता, ज्यादा NaCl भी नहीं होता. पानी क्यों नहीं होता? क्योंकि descending limb of loop of Henle has taken out the water outside from them. Ascending limb of loop of Henle had taken NaCl out of them. मतलब अच्छा concentrated यूरिन हम इसके वजह से एक्सक्रीट कर रहे. तो ये हो गया हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में. अभी देखेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन विच हैपेंस विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस, JGA, हार्ट. हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन होता है, उसके पहले हाइपोथैलेमस में एक तरह का रिसेप्टर्स होता है कॉल्ड एज ऑस्मो रिसेप्टर्स. ओके, ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है, दे विल बी एबल टू डिटेक्ट लो ब्लड वॉल्यूम, लो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, लो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, विच विल बी एक्टिवेटिंग द ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन आल्सो कॉल्ड एज वासोप्रेसिन. सो ये जो हार्मोन है ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, बट इट इज स्टोर्ड इन न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. अभी ये हार्मोन क्या करता है? इट इज अ वासोकंस्ट्रिक्टर. दे विल बी कंस्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल. Also they will be causing for reabsorption of excess of water from DCT. मतलब इसके वजह से क्या हो गया? फिल्ट्रेट में जो एक्सेस पानी जो है वो वापस हमारा बॉडी फ्लूइड जा रही है, और इसके वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम का जो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा, एंड GFR भी हेंस ज्यादा हो जाएगा. लेकिन बहुत ही ज्यादा GFR हो गया तो, बहुत ही ज्यादा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम हो गया तो वापस ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है हाइपोथैलेमस का वो स्विच ऑफ करता है. इसके वजह से ADH का सिक्रेशन कम हो जाता है. सो ये हो गया हाइपोथैलेमस कैसे हमारा किडनी का यूरिन का रेगुलेशन कर रहे हैं. नेक्स्ट इज JGA, juxtaglomerular apparatus which is present between the efferent arteriole and DCT. मतलब ये जो एक सेलुलर मॉडिफिकेशन है. ओके, सो ये क्या करता है JGA? सो व्हेन देयर इज गोइंग टू बी फॉल इन GFR, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया तो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया तो, आई होप यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज नथिंग बट filtrate that is 125 ml of filtrate will be produced per minute, है ना. सो इसको ही हम GFR बोलते हैं. सो फिल्ट्रेशन फाउंड पर मिनट इज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज GFR. सो जब ये GFR का जो वॉल्यूम जो है पर मिनट, जब ये कम हो जाता है, JGA will be causing the production of release of renin enzyme. Okay, sorry, hormone.
ओके। सो रेनिन जो है ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है टू प्रोड्यूस एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिन 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 which itself is a vasoconstrictor. It will be constricting the blood vessel. जब एक vasoconstrictor होता है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, सॉरी वो ब्लड प्रेशर को ज्यादा करता है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रिक्टिंग ऑफ द ब्लड वेसल. सो इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए जब भी एक vasoconstrictor होता है. सो itself it is a vasoconstrictor. In addition to that, angiotensin 2 क्या करता है, it will be causing the release of the aldosterone, दूसरा एंजाइम which is of the adrenal gland का cortex. सो ये भी vasoconstrictor के vasoconstrictor है. इसके अलावा आपको पता है ये aldosterone will be also causing for the reabsorption of the sodium ion. so सोडियम के साथ पानी भी साथ में reabsorb होता है. so basically ADH will be reabsorbing water, aldosterone will be reabsorbing sodium ions and water. okay. सो इसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब GFR बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है. सो ये हो गया दूसरा तरीका. सो यहाँ आप देख सकते हैं aldosterone, ADH, angiotensin 2, रेनिन, ये सारा vasoconstrictor है, इसके वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है. नेक्स्ट इज हार्ट. हार्ट का एट्रिया से एक तरह का हार्मोन प्रोड्यूस होता है कॉल्ड एज ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. जब भी हमारा एट्रिया में ज्यादा ब्लड हो तो मतलब ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो उस टाइम ANF प्रोड्यूस होना शुरू करता है विच इज अ वासोडायलेटर विच विल बी एक्सपांडिंग द ब्लड वेसल. इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, GFR गिर जाता है. ओके. सो ऐसे हमारा किडनी का मतलब यूरिन का रेगुलेशन होता है. किडनी विल बी रेगुलेटेड बिकॉज ऑफ दिस एज वेल. सो ANF इज द ओनली वासोडायलेटर, दे विल बी एबल टू रेड्यूस द ब्लड प्रेशर, बाकी सारा ब्लड प्रेशर को ज्यादा करता है. सो नेक्स्ट एक मैकेनिज्म देखेंगे कॉल्ड एज मिक्चुरेशन, दैट इज नथिंग बट द रिलीज ऑफ द यूरिन. इसका मैकेनिज्म को हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं क्योंकि ये जो एक्शंस जो है यहाँ प्रोसेस हो रही है, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू कांट कंट्रोल योर यूरिन, है ना. हेंस यूरिन रिलीज का जो मैकेनिज्म जो है उसको हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स करके बोलते हैं. सो देखेंगे क्या हो जाता है, जैसे ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल हो जाता है उस टाइम यूरिनरी ब्लैडर में एक तरह का रिसेप्टर होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर. स्ट्रेच रिसेप्टर को पता चलता है यूरिनरी ब्लैडर इज फुल ऑफ यूरिन. नाउ ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ये मैसेज सेंड करता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. थोड़ा सा सही करेंगे यहाँ. तो स्ट्रेच रिसेप्टर को स्टार्टिंग में मैसेज जाएगा विच विल बी सेंडिंग द मैसेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके. सो अभी जो मैसेज जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ओके, सो दिस सिग्नल दैट इज बीइंग सेंट बाय द स्ट्रेच रिसेप्टर इज गोइंग टू बी वॉलंटरी सिग्नल. मतलब आपको पता लगता है जब ये सिग्नल जा रही है. This is why you feel, oh, my urinary bladder is full of urine. Okay? क्योंकि ये जो सिग्नल जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, इट इज अ वॉलंटरी सिग्नल. अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये वापस देखो, जब तुम्हें पता लगता है तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर इज फुल ऑफ यूरिन, तुम क्या करते हो, वॉशरूम जाते हो, है ना. सो वॉशरूम में क्या होता है, मोटर मैसेज, दैट इज इट इज अ मैसेज टू शो एक्शन. ये अभी जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के थ्रू to urinary bladder. So now urinary bladder will be getting the message from the central nervous system to release the urine. So जब आपको अभी आपका यूरिन रिलीज करना है, क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर का जो स्मूथ मसल जो है वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है. उसके बाद यूरेथ्रल स्फिंक्टर विल बी रिलैक्स्ड. सो स्फिंक्टर ऐसा एक स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स. जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में भी स्फिंक्टर होता है, इंटेस्टाइन एनस के बीच स्फिंक्टर होता है. सो स्फिंक्टर इज समथिंग विच विल बी कॉजिंग फॉर द बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस. सो स्फिंक्टर जो है यहाँ दे विल बी रिलैक्स. सो नाउ इसके वजह से क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के अंडर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर जाता है. सो दिस इज हाउ यूरिन विल बी रिलीज्ड. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. सो अभी देखेंगे अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच विल बी हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन. Lungs, we will be excreting around 200 ml of carbon dioxide per minute and also a lot of water in the form of water vapor. Liver will be releasing out bile salt, vitamin, drugs, cholesterol, degraded steroidal hormones. Sweat gland will be releasing out
NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, बेसिकली हमारा स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करता है, विच विल बी हैविंग ऑल द सेक्रेशंस इन देम. सेबेशियस ग्लैंड में सीबम होता है, विच विल बी रिलीजिंग स्टीरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस. सो बेसिकली ऑयल, ऑयली स्किन कहते हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ द सीबम. ओके. एंड स्वेट ग्लैंड का एक दूसरा इंपॉर्टेंस जो है वो ये है, इट विल बी हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी. सो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में. एंड लास्टली वी आर सीइंग डिसऑर्डर्स स्टार्टिंग विद द यूरेमिया, जहां आपको यूरिया का एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलेगा इन ब्लड. एंड दिस कैन लीड टू किडनी फेलियर, इसलिए हमें हीमोडायलिसिस करना चाहिए. हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं हम, आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, आर्टरी के थ्रू, मतलब ये जो यूरेमिक पेशेंट का आर्टरीज के थ्रू ब्लड निकालते हैं. एंड इनिशियली वी विल बी एडिंग एंटीकोएगुलेंट हेपारिन एंड इट इज बीन लेट इनसाइड द, and we will be transporting this blood into the dialyzing unit, also called as artificial kidney, जिसके अंदर आपको dialyzing fluid देखने के लिए मिल रहा है. Also the urine, the blood that is being transported will be transported into the cellophane tube which is present inside this artificial kidney, which is cellophane tube is a selectively semi-permeable membrane से बना हुआ है. So they will be letting only certain things out. Okay. So ये जो यूरेमिक पेशेंट का ब्लड में क्या क्या ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है, यूरिया ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स भी कुछ कुछ ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है. एंड डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड्स कॉन्सेंट्रेशन एंड आई कैन से डायलाइजिंग फ्लूइड का जो कंपोजिशन है, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मा ऑफ आवर बॉडी, एक्सेप्ट इट वोंट हैव एनी यूरिया. ओके. ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड जो है, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड जो है, ये आइडियल इंडिविजुअल का प्लाज्मा की तरह होगा एंड इसमें यूरिया नहीं रहेगा. इसके वजह से हमारा यूरेमिक पेशेंट के बॉडी के अंदर जो यूरिया होता है ना, वो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर जाता है. एंड इवन एक्सेस ऑफ सर्टेन electrolytes can also get into the dialyzing fluid and hence we will be removing the used dialyzing fluid. and pure blood जो है वो cellophane tube के through बाहर ऐसे निकालते हैं. and initially we will be adding antiheparin to remove the heparin and then we will be giving this clear blood back into the vein of the patient, uremic patient. so ऐसा होता है hemodialysis में. okay. next disease is renal calculi, kidney stone है ये. यहाँ कैल्शियम ऑक्सलेट का इंसोल्यूबल क्रिस्टल स्टोन फॉर्म होता है. ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस में क्या होता है, ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होता है. एंड फॉर एनी ऑफ द किडनी फेलियर इश्यू, अल्टीमेट ट्रीटमेंट is going to be, ultimate cure is going to be kidney transplantation or kidney grafting. So ये हो गया हमारा चैप्टर excretory products and elimination के बारे में. I hope it is clear and please do like the video, share the video. Please don't forget to subscribe to my channel as well. Bye bye.